हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो पिछला अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं उसमें पार्ट 2 भी आ गया, पार्ट 1 भी आ गया और अब पार्ट 3 आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले में पढ़ चुके हैं कवक का 2 पार्ट। आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, बेसिडियोमाइसीटीज। चलिए पढ़ते हैं मज़े से। बेसिडियोमाइसीटीज ज्ञात सामान्य प्रकार के मशरूम ब्रैकेट फंजाई अथवा पहबल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठे पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड ब्रैकेट में स्मट, कवक जाल शाखी तथा पटिये होता है। इसमें लैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगामी विभिन्न स्ट्रेनों वाली 2 कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन या कैरियोगामी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होती है। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियो कॉर्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगैरिकस या मशरूम, आस्टिलैगो या कंड तथा पक्सिनिया या कीट फंगस हैं। फिर है अब डिप्टेरोमाइसीटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक परावस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक परावस्था की खोज हो जाती है, तब उसे उसकी उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो ब्रैकेट में और उन्हें डिप्टेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो ब्रैकेट बंद, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों ब्रैकेट में कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें डिप्टेरोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब डिप्टेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। डिप्टेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटिये तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, पोलीट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। अब आ गया 2.4 पादप जगत। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडरवॉर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे के और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है।
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होती हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई ब्रैकेट और ये प्रावस्थाएं मुक्तजीवी हैं अथवा दूसरे पर निर्भर करती है ब्रैकेट बंद के अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज या 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित n बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्म को भिद बनाते हैं। युग्मक नर या तथा मादा युग्मोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। फिर अब आगे चलते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत के विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अब 2.5 जंतु जगत, एनिमिलिया या किंगडम। इस जगत में जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीव में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसे भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य विलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। और फिर विषाणु 2.6 विषाणु या वायरस, वायराइड्स, प्रोन्सक या पियोन तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन एवं अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोन्सक या प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। दिमित्री इवानोव्स्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस का नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकाले गए थे। M.W. बेजेरिने 1898 में ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्हें इस रस या तरल को
कंटेजियम, वाइनम, फ्लूइडियम या संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टेनले 1935 में ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इसे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं होते। वायरस केंद्रक प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं या अस्तर, और यह छोटी छोटी उपइकाइयों जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटी कांसक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्प्स, चेचक, हर्पी तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधे में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सिरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। अब आया वायराइड्स। सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में RNA तथा प्रोटीन आवरण या स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के RNA का आणविक भार कम था। प्रेषक या पियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रसंग कहा गया। प्रसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बुआइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ रोग कहा जाता है, और मनुष्य में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। क्रूट्जफेल्ड जैकोब डिजीज वही। अब है लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोग सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोवायंट या कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषित तथा परपोषित होते हैं। शैवाल कवक या फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं होते। ये आप कुछ सारांश है, सारांश पढ़ लीजिएगा, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ख़त्म हो गया चैप्टर। फिर अगला चैप्टर आएगा।